नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की यानी कि 11वीं की भूगोल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। 11वीं की भूगोल बड़ी मस्त और शानदार तरीके से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप साथ में पढ़ते जा रहे हैं। क्लास 11th का जो भूगोल है उसके 2 चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जो हमारी पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। आज उसी यानी कि तीसरे चैप्टर को, उसके तीसरे चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैंने आपको बताया पृथ्वी अंदर से कैसी है। पृथ्वी अंदर से आग है, पृथ्वी अंदर से हीट है, लाल है बिल्कुल, है ना। कोई भी पास जाना पसंद नहीं करता है। पृथ्वी के पास यानी अंदर जाने से डरते हैं। पास तो क्या, हम ऊपर रह रहे हैं पृथ्वी पे, लेकिन अंदर बहुत गर्म है पृथ्वी। और अंदर गर्म क्यों है, किस तरह से गर्म है, ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में जानी। लेकिन आज का जो लेक्चर है ना, वो इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की जो हलचल होती है उसे हम भूकंप क्यों कहते हैं, ये किससे नापा जाता है, ये किस प्रकार काम करता है, पहले भूकंप कहाँ आया, बाद में भूकंप कहाँ आया। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। ज्वालामुखी हमने पढ़ा, पिछले लेक्चर में हमने ज्वालामुखी को देखा, ज्वार भाटा को हमने देखा। तो उनकी बेसिक चर्चा आज भी हम करते हुए इस भूकंप को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भूकंप 100 में से 100% आपके हाफ ईयरली में पूछा जाता है और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। यानी भूकंप आज क्लियर हो जाना चाहिए। भूकंप को लेके कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो जानते हैं सबसे पहले कि आज पढ़ने वाले क्या है। तो आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, हमारा अध्याय तीसरा, अध्याय 3, उसका जो सेकंड लेक्चर है उसको हम पढ़ेंगे। शानदार है, मस्त है, पूरा देखना है ना। इसमें हम भूकंप को देखेंगे। किसको देखेंगे? भूकंप, कंपी नाके आते हैं, ठंडे पानी से कंपी छूटती है ना, वैसे ही भूमि भी अंदर कुछ हलचल होती है ना, तो भूमि में, पृथ्वी में कंपन होता है, तो भूकंप है। और इसको डिटेल से देखेंगे। भूकंपीय तरंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ हम बेसिक मौखिक रूप से चर्चा करेंगे भूकंपीय तरंग की, जबकि अगले लेक्चर में हम भूकंपीय तरंगों को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन बेसिक चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ऐसा क्या है? ठंडे पानी से नहाने से कंपी क्यों छोड़ती है? तो पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? लॉजिक है ना, जानना चाहिए ना कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। मैंने आपको बताया ढेर प्रकार की किंवदंतियां चलती है, ढेर प्रकार की झूठे फैली हुई है हर जगह। कोई कहता है गाय है नीचे, और जो गाय है ना उसके सींग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। जब पाप बढ़ जाता है, जब अत्याचार बढ़ जाता है, जब भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, जब लोगों में त्राहिमाम मच जाती है, लूटपाट मच जाती है, लूट खसोट हो जाती है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं और पृथ्वी पर पाप बढ़ने लग जाता है। पृथ्वी पर क्या बढ़ने लग जाता है? पाप बढ़ने लग जाता है। तो गाय जो होती है वो परेशान हो जाती है नीचे और अपने सींग को यूं हिलाती है, तो भूकंप आ जाता है। ये झूठ है, ये क्या है? ये किंवदंती है, ये क्या है? ये मिथक है, ये रहस्य जो है, इसका पता अब भूगोलवेताओं ने लगा लिया। वो भूगोलवेता होते थे जो बैठे बैठे यूं ही टिप्पे लगा दिया करते थे, यूं ही मिथक यानी कि झूठ बातें फैला दिया करते थे। एक जना कहता है कि एक नाग है नीचे और नाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। तो नाग, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है ना, नाग अपनी फण को हिलाता है और फण को हिलाने के कारण जो है भूकंप आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कह रहा है किसी के हाथ पे है, ब्रह्मा जी के हाथ पे, उसके हाथ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी जो है अंदर गर्म है, चट्टाने हैं, सेले हैं और उनमें आपस में टकराव जैसी स्थितियां होती है, ढेर सारी क्रियाएं जो होती है, उसको हम आज देखने वाले हैं इस लेक्चर में। और वास्तव में भूकंप क्यों आता है, आज हम उस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं कि भूकंपीय पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ये चीज हम देखेंगे। फिर आगे पढ़ना हम शुरू करेंगे। भूकंप का अर्थ क्या है? नॉर्मल भाषा में कभी भी पूछा जाना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। भूकंप शब्द दिखते ही भूमि का कंपन। किसका कंपन? भूमि का कंपन ही भूकंप है। इसको डिटेल से समझेंगे आज हम। भूकंप का अर्थ, पृथ्वी का कंपन ये एक प्राकृतिक धरना है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। अब यहाँ तो मैंने थोड़ा बेसिक दिया आपको, मैं डिटेल से समझाता हूँ आपको। ये हमारी पृथ्वी है, इस प्रकार से है ना। पृथ्वी चपटी है, मैंने आपको बताया पृथ्वी कैसी है, चपटी है। जैसे मेरा मुंह है, मुंह मेरा बिल्कुल ऐसा आपको गोल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। कहीं हिमालय पर्वत उठा हुआ, कहीं मेरियाना टर्च धसा हुआ है ना, कहीं कंदराहें बनी हुई, कहीं सवाना घास उगा हुआ।
तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी भी इस तरह से है मेरे चेहरे की तरह। किस तरह से है? मेरे चेहरे की तरह। तो पृथ्वी मेरे चेहरे की तरह तो गोल कैसे हुई? अब आप कहेंगे सर ग्लोब गोल होता है इसलिए हम गोल कह रहे हैं। पृथ्वी टेटर, टेटर मतलब चपटी होती है इस प्रकार से। ये मैं नहीं, कौन कह रहा है? हिकेटियर और इरेटोस्थनीज जैसे लोग कह गए। अब इसको पढ़ने के लिए ना हम यूं गोला ही देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये ग्लोब बन जाता है, ठीक है ना। तो है ऐसी लेकिन दिखा है बिल्कुल गोले जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपकी। अब पृथ्वी अंदर से ना, आप सब जानते हैं सारे ग्रह, सूर्य जो सूर्य है ना हमारा, ये सूर्य, इस सूर्य के पास वाले जो 4 ग्रह ना बहुत गर्म है, क्योंकि सूर्य के पास में ये भीतरी ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? भीतरी, ये पढ़ चुके हैं भीतरी ग्रह। इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, इनको इनर प्लैनेट भी कहते हैं। अब ये 4 जो ग्रह है ना, इन पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। इनमें ये पार्थिव ग्रह इसलिए क्योंकि यहाँ पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी जो है ना, सूर्य के कारण जो या किसी और कारण से हीट रहती है, अंदर से गर्म है। कैसी? गर्म। और ये चंद्रमा इस प्रकार से इसके चक्कर लगाता रहता है। कौन लगाता रहता है? चंद्रमा। अब ये अंदर से गर्म है। कभी कभी गर्मी इसमें इतनी हो जाती है कि यहां से फूटकर कुछ बाहर निकलने लगता है। ये आग होती है। क्या होती है? ज्वाला होती है। क्या होती है? ज्वाला। और जो यहां से बना था ना, इसको हम कह देते हैं मुख, और ये हो जाता है ज्वालामुखी। कितनी शानदार चीज है ना ज्वालामुखी। पृथ्वी अंदर से आग है। अचानक से कई पृथ्वी के किसी स्थान पर, पर्वतों के आसपास फूटती है वैसे, लेकिन किसी स्थान पर फूट करके आग बाहर आ जाती है। और आग बाहर आती है ज्वाला, आग मतलब ज्वाला, मुख बनाती है पृथ्वी में, तो ज्वालामुखी। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सारी चीजें वेरी सिंपल इज ज्योग्राफी, है ना। तो ज्वालामुखी निकलती है, और ज्वालामुखी जब निकलती है तो मैग्मा, इसका जो लिक्विड फॉर्म होता है वो मैग्मा लावा के नाम से जाना जाता है। ठंडा होता है जब मैग्मा, फिर गर्म होता है जब लावा। इस प्रकार से इसको डिफाइंड किया जाता है। तो आप इतना याद रखें, ज्वालामुखी अंदर से निकलने वाली एक आग है, और ये लिक्विड फॉर्म में होती है, फिर ठोस अवस्था में आ जाती है, ये ज्वालामुखी कहलाती है। ये तो हुई ये बात। क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि इसको समझने के लिए इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि वास्तव में जो है और कोई प्रक्रिया होती है जो भूकंप में सहायक होती है? बिल्कुल होती है। ये समुद्र है, ठीक है, ये बाद में लेंगे इसको, ठीक है। अब ये पृथ्वी जो गर्म थी अंदर से, इसके अंदर यूं यहाँ इस तरह से प्लेटें बनी हुई है। क्या बनी हुई है? प्लेटें। ये इस तरह से प्लेटें बनी हुई है, ठीक है। मैं थोड़ी सी यूं ही मौखिक बना रहा हूं। अब आप ध्यान से समझना, एक प्लेट, 2 प्लेट, दोनों प्लेटें धीरे धीरे चला करती है। भूकंप कैसे आता है समझ डालना आज, है ना। रोज का लफड़ा ही खत्म, है ना। एक प्लेट, फिर दूसरी प्लेट, प्लेटें धीरे 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 चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे, शनय शनय, स्लो स्लो, है ना, धीरे धीरे चलती है। उनमें घर्षण जो है वो धीरे धीरे चलने से कम होता है पहले, लेकिन वो धीरे धीरे चलते चलते एक स्थान ऐसा आता है जहां वो चिपक जाती है, एक दूसरे से चिपक जाती है। एक दूसरे से जब चिपक जाती है तो वो जोर लगाती है, वो अपने आप को हिम्मत बनाती है, नहीं अब तो मंजिल पास में ही है, आगे बढ़। और ऐसा जोर लगाने से जो है ना वो छिटक जाती है आपस में, जैसे खट करके वो आपस में टकरा जाती है। आपस में टकराने से जो हलचल होती है पृथ्वी के अंदर, और हलचल को ही भूमि का कंपन यानी भूकंप कहते हैं। अब एक घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं। एक खराब रास्ता है, और उसमें खराब रास्ता है, उसमें चलते चलते खड्डा आ गया। आप इधर से अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप स्कॉर्पियो में, और खड्डा आ गया। उधर से एक स्कॉर्पियो वाला आ रहा है और खड्डा आ गया। दोनों गाड़ियां इस स्थान पर ऐसे आ गई, इधर भी खड्डा इधर भी खड्डा, दोनों एक्सीलेटर दबा रहे हैं। धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन खड्डे के कारण गाड़ी आगे नहीं जा रही। बताओ घर्षण हो रहा है? कम हो गया बिल्कुल भी। ये गाड़ी यहाँ पे, ये गाड़ी यहाँ पे, दोनों गाड़ियां यहाँ इस स्थान पे है। अब इस स्थान पे क्या हो रहा है? इस स्थान पे गाड़ियां रुक सी गई। अब दोनों ही एक्सीलेटर दबा रहे हैं, दोनों ही रेस दबा रहे हैं, दोनों ही पूरा दम लगा रहे हैं गाड़ी को बढ़ाने का। और दोनों ने जैसे ही एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी ने छलांग लगाई। गाड़ी जैसे ही उठी, ये भी उठी और ये भी उठी, और आपस में टकरा गई। और भी आसपास जो थी वो भी डिस्टर्ब हुई। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? चट्टानें जब आपस में घर्षण कम हो जाता है तो ऊर्जा को बनाती है, क्षमता बनाती है और दम लगाती है। दम लगाती है तो जब वो टकराती है तो उसको भूकंप कहते हैं। कितनी आसान और सिंपल चीज है, चट्टानों का, परतों का टकराना ही भूकंप है।
पृथ्वी की अंदर की हलचल ही भूकंप है, लेकिन हमेशा पृथ्वी के अंदर की हलचल जो होती है भूकंप नहीं होती है। कुछ ज्वालामुखी भी होती है, कुछ ज्वार भाटा जैसी प्रतिक्रिया पृथ्वी के ऊपर होती है। तो ज्वार भाटा हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, जिनको नहीं पता इतना याद रखे, पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार घूमती है। तो जैसे मैं एक प्लेट लेता हूँ और उसके अंदर पानी है, तो मैं जैसे ही इधर से ऐसे घूमता हूँ तो पानी छलक जाता है। पानी का छलकना ज्वार भाटा है। ऊपर गया तो ज्वार, नीचे आया तो भाटा। पानी का छलकना, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमती है 24 घंटे में एक बार, तो वो जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो होती है पानी छलकने से ज्वार भाटा होती है। वैसे ज्वालामुखी क्या है? अब ज्वार भाटा और ज्वालामुखी जब मैं पढ़ता था ना, मेरे को एक सी नजर आती थी। बाद में पता चला अरे यार, ज्वार भाटा तो पानी का उछलना कूदना है, जबकि ज्वालामुखी अंदर से आग आ रही है पृथ्वी पे। ज्वालामुखी तो अंदर है, आएगी अब बाहर, जब वो ज्वालामुखी कहलाएगी। पृथ्वी का गर्म जो लिक्विड होता है वो पृथ्वी को कहीं छेद करके, मुख बना के, आग जो होती है, ज्वाला जो होती है वो बाहर आ जाती है, तो ज्वालामुखी है। ज्वार भाटा पानी ऊपर जाना, नीचे आना, छलकना, ठीक है ना? कितना सिंपल है। भूकंप, चट्टानें आपस में टकराती है, परतें वगैरह टकराती है, पृथ्वी के अंदर हलचलें होती है, गड़बड़ होती है, और उसको हम भूकंप कहते हैं। कितनी आसान चीज है, ठीक है ना? तो ये समुद्र मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ हम ज्वार भाटा की बात कर रहे थे, ज्वार भाटा, ठीक है ना? तो तीनों चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। बताओ भूकंप का साथ कौन देती है? भूकंप जैसी घटनाएं कौन होती है जो एक से दिखाई देती है? ज्वालामुखी, ठीक है। और ज्वार भाटा भी इसमें कहीं ना कहीं पार्ट रखता है। ये तीनों को एक साथ क्यों लाया मैं? एक 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 3 सवाल पूछे जाते हैं। एक एक का मतलब है एक एक नंबर के 3 छोटे सवाल पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी क्या है? अब तो आप जानते हैं क्या है। भूकंप क्या है, जान गए आप। उसके अलावा ज्वालामुखी, भूकंप, और एक क्या था, है ना, ज्वार भाटा, है ना, जो पहले हमने लेक्चर में देख लिया। तो ये तीनों चीजें पूछी जाती है। आपका क्लियर हुआ? आगे देखिए, पृथ्वी का कंपन ये एक प्राकृतिक घटना है, धरना नहीं है ना। ये धरने से तो मेरे को है ना नफरत सी हो गई। धरना वरने नहीं देना किसी को, है ना। कोई व्यक्ति बेचारा जाए तो अकेला बैठ जाता, बाकी लोग आते ही नहीं, पुलिस आती है, पीटती है, मारती है, धक्के लगाती है ना। किसी पे भरोसा करके कभी धरने में बैठता है? किस लिए दिया जाता है धरना? धरना अपने अधिकारों के लिए दिया जाता है। धरना संवैधानिक रूप से दिया जाता है। धरना हमारा अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना। और पढ़े लिखे लोग इसको नहीं समझ पाते। तो धरने वरने से ना नफरत होनी चाहिए। फालतू की चीजें ये, इनके अंदर नहीं घुसना है, इसलिए धरना हटा दिया मैंने। क्या है? घटना है, ठीक है। पृथ्वी का कंपन ये एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक है, कृत्रिम थोड़ी की। मानव तो गया नहीं अंदर जाके जो है चट्टानें थी और उनका जो ब्रेक है वो फेल कर दिया। ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ ना। तो जो है ना, पृथ्वी का कंपन एक प्राकृतिक घटना है। कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना है ना। अब बताओ, यहाँ मैं कृत्रिम लिख देता हूं, इस तरह से लिख देता है ना, लिख नहीं रहा हूं, कृत्रिम घटना लिख देता तो क्या ये हो पाता? नहीं हो पाता। क्या 8 जो ग्रह हैं, भीतरी वाले 4 और आगे वाले जो है जोवियन ग्रह जिन्हें हम कहते हैं, आउटर प्लैनेट जिन्हें हम कहते हैं, बाहर के ग्रह जिन्हें हम कहते हैं, बाहर कर दिया बेचारों को। ये सिर्फ गैस है, ये ठोस है, ठीक है ना। वहाँ हाइड्रोजन हीलियम पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो ये 4 जो ग्रह ना बाहर वाले 4, ये तो कितने हुए टोटल ग्रह है? कितने? 8। पहले एक यम या प्लेटो था, जिसको क्या कर दिया हमने? बाइकआउट कर दिया, भगा दिया। अब वो नहीं, उसमें गुण ही नहीं थे, उसमें लक्षण कहते हैं मारवाड़ी में, लक्षण ही नहीं थे उसमें। कैसे? एक ग्रह बनने योग्य नहीं था वो। कई बार ऐसा नहीं होता? कैसा होता है? कुछ नालायक लोग होते हैं तो उनको क्लास से निकाल दिया जाता है, कुछ अच्छे होते हैं उनको रखा जाता है, तो क्लास की काउंटिंग में फिर उनको काउंट नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार से आप सब अच्छे हैं ना, मैं जानता हूँ ना। वीडियो को पूरा देखना है, मस्त तरीके से देखना है, शानदार तरीके से पढ़ना है, अपने नोट्स बनाना है। जो नोट्स यहाँ से मिल रहे हैं उनको अच्छे से बनाना है, और किस किस को समझ में आ रहा है ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मुझे समझ में आ रहा है और मैं रेगुलर वीडियो आपका देखता हूँ, तो ही मुझे ऊर्जा मिलेगी, ठीक है ना। तो 4 ग्रह और 4 ग्रह, कितने ग्रह? 8 ग्रह। 8 ग्रह हैं, कितने ग्रह? 8। अब ये 8 ग्रह जो है ना, ये प्राकृतिक ग्रह हैं। मैंने और आपने और किसी और ने नहीं बनाए। कोई कह दे इरेटोस्नीज कह दे नहीं मैंने बनाया, हिकेटियस कहते नहीं मैंने बनाए, किसी ने नहीं बनाए, बने हुए थे। लेकिन अब जो है ना PSLV, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको। PSLV इसका मतलब है पोलर। ध्यान से समझना है ना, ये चीज थोड़ी हार्ड भी है।
पोलर, पोलर का मतलब क्या होता है? ध्रुव। अब आप कहेंगे सर ध्रुव क्या है? पृथ्वी का ये जो भाग होता है ना, ये वाला, इसको ध्रुव के नाम से जाना जाता है, पोलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? उपग्रह। सैटेलाइट क्या होता है? उपग्रह। ठीक है, ये सैटेलाइट आ गया पूरा। ये व्हीकल PSL, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये आ गया लॉन्चिंग। ठीक है, लॉन्चिंग। ठीक है, और ये व्हीकल। अब आप समझ गए क्या लिख रहा हूं मैं? नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। PSLV हमने क्या लिखा? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। एक रॉकेट होता है इस प्रकार का, ये इस प्रकार से, इसके ऊपर एक उपग्रह बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? उपग्रह। जो कैसा उपग्रह है? कृत्रिम। कैसा उपग्रह है ये? कृत्रिम उपग्रह। इस रॉकेट के साथ इसको छोड़ते हैं, और वो छोड़ते कहां से? हैदराबाद से। कहां से छोड़ते हैं? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पर हैदराबाद से छोड़ते हैं। और ये यहां से जैसे, अब ध्यान से समझना, ये रॉकेट है, इसको हैदराबाद से छोड़ेंगे, ये पृथ्वी है, मतलब ये पृथ्वी पर है, और इसको यहां पृथ्वी से इस स्थान पर, पृथ्वी के ऊपर है ये अभी, है ना, तो इस स्थान पर इसको जाना है। इसकी दूरी यहां से 36,000 किलोमीटर की तय की जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जब 36,000 किलोमीटर पर चली जाती है तो क्या होता है? तो ना तो ऊपर जाती है ना वो नीचे आती। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि आसमान भी चीजों को खींचता है और पृथ्वी भी चीजों को खींचती है। जब दो जने एक ही चीज को खींच रहे हैं ना, तो किधर भी नहीं जा सकते। अब आधे लोग लिखेंगे सर फट जाती है बीच में से, है ना, तो फटती नहीं, इतना जोर से नहीं खींचते, थोड़ा थोड़ा दम लगाते हैं ना, थोड़ा इधर से आसमान लगा रहा है, थोड़ा इधर से पृथ्वी लगा रही, तो वो वहाँ जो ये उपग्रह जाएगा ना, ये जो रॉकेट जाएगा इसके ऊपर उपग्रह है, ये जाके वहाँ रुक जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये पृथ्वी के ऊपर गया, पृथ्वी यहाँ थी, पृथ्वी यहाँ थी, ये ऊपर गया 36,000 किलोमीटर। ठीक है, अब ये यहाँ जाके ना तो ऊपर जा पाएगा ना नीचे, तो ये क्या करेगा? यूं घूमने लग जाएगा। तो बताओ पृथ्वी पर नजर है कि नहीं इसकी? बताओ पृथ्वी पर नजर इसकी है कि नहीं है? ये होते हैं उपग्रह। क्या होते हैं? सारे उपग्रह जो कृत्रिम है वो भी ऐसे हैं जो प्राकृतिक है। क्यों छोटा भाई, कहाँ जरूरत होगी ऐसे माथा फोड़ियां करने की? कहाँ जरूरत है इसको छोड़ने की? इसको इसलिए छोड़ा, देखो ये घूम रहा है पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के ऊपर घूम रहा है इस प्रकार से 36,000 किलोमीटर दूर। ये मौसम की जानकारी दे देगा, ये सारी चीजें जो पृथ्वी के आसपास क्या खतरा है, कैसे हैं। जैसे अमेरिका ध्यान रखता है ना प्रत्येक कंट्री का, कि किस कंट्री में क्या हो रहा है, कोई मेरे खिलाफ परमाणु बम तो नहीं बना पा रहा है, ऐसा ध्यान कौन रखता है? अमेरिका। वो ऐसे सैटेलाइट छोड़ के रखता है। क्या वो हैदराबाद आता है छोड़ने के लिए? नहीं, वहां पे वो दूरी तय करता है कि इतने किलोमीटर तक छोड़ना होता है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले रिसेंटली 104 उपग्रह छोड़े गए कुछ समय पहले, है ना, तो बताऊंगा कभी। सैटेलाइट को हम ध्यान से और डिस्कस विथ लॉन्ग तरीके से इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझना है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर क्या होता है? ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव। पृथ्वी गोल होती है, ऊपर का जो बिंदु होता है, नीचे का जो बिंदु होता है, जब ग्लोब की डंडी डली रहती है, तो ऊपर से नीचे तक का जो होता है, ऊपर वाले को नीचे वाले को ध्रुव बोलते हैं। ये नॉर्थ और ये साउथ, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव दो ही होते हैं। इधर वाला नहीं होगा, ईस्ट वेस्ट वगैरह ये नहीं होंगे, है ना, उत्तरी और दक्षिणी इस प्रकार से। तो क्या समझा हमने ये देखा कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल वो साधन है जिससे उपग्रह छोड़े जाते हैं। फिर अध्ययन किया जाता है पृथ्वी का। क्या किया जाता है? पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, और उससे पता चलता है कि मौसमी जानकारियां जो होती है ये सब देखा जाता है। तो इन चीजों से पता चलता है। ये प्राकृतिक पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक पार्ट। तो प्राकृतिक तो वो चीजें होती हैं जो प्रकृति ने हमें दी है। तो 8 उपग्रह किसने दिए हमें? प्रकृति ने। जबकि हम जो अब छोड़ रहे हैं और वहां लगा रहे हैं वो क्या है? कृत्रिम। वो क्या है? कृत्रिम। जैसे मैंने बताया अमेरिका ने कृत्रिम उपग्रह बनाया, वो पूरी दुनिया पे नजर रखता है। कोई भी देश जो है क्या नहीं बना पाई? अलग तरह की चीजें, परमाणु हथियार वगैरह, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति है, वो नहीं चाहता कि कोई देश ऊपर जाए उससे। फिर भी भारत ने ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें कैसे बना दी? आप यही सोच रहे हैं ना। वो इसलिए बना दी क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर में एक पोखरण स्थान पड़ता है जहाँ हमारी फायरिंग रेंज, मिसाइलों का जो प्रक्षेपण है, प्रशिक्षण है, वो सब होता है। वहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र है, अंदर जाने नहीं दिया जाता। मैं एक बार गया लेकिन वहाँ अंदर एंट्री नहीं देता है। बड़ा खतरनाक क्षेत्र है, मिलिट्री लगी रहती है बाहर से। कभी आप जाओ तो देखना, दूर से दिखाई देता है। जैसलमेर बहुत अच्छी जगह है, कभी जाना। तो पोखरण जो है ना, वहाँ पे चूना जो होता है ना, चूना वाइट उसकी परतें बनी हुई है, जो है प्राकृतिक रूप से बनी हुई है।
अब वहाँ जो सैटेलाइट होता है ना, चूने में काम नहीं करता है। चूना जिनसे हम दीवारें वगैरह बनाते हैं, वो जो चूना है ना, उसमें सैटेलाइट काम नहीं करता। अब आप कहेंगे सर घर वाली दीवार में भी चूना प्रयोग किया है, क्या सैटेलाइट काम नहीं करेगा? इतने से काम नहीं चलेगा, वो तो बहुत ज़्यादा परत होती है बड़ी वाली, तो सैटेलाइट काम नहीं करता। पोखरण में एक गुफा बनाएगी, किसी को कहना मत है ना, अमेरिका को बता मत देना आप जाके, एक गुफा बनाएगी और एक गुफा बना के अंदर जो है क्या किया गया, प्रक्षेपण और प्रशिक्षण करके ब्रह्मोस मिसाइल बना के चाइना के सामने खड़ी कर दी। चाइना डरता है हमसे, डरता है कि नहीं डरता है? तो वो क्या था, कृत्रिम थी। क्या थी? प्राकृतिक क्या होती है? जो प्रकृति से बनी हो रही है। तो प्राकृतिक ग्रह क्या होते हैं? जो प्रकृति से बने होते हैं। तो फिर कृत्रिम ग्रह क्या होते हैं? कृत्रिम ग्रह वो ग्रह हैं जो हमने बनाए। तो बताओ, पृथ्वी का कंपन एक प्राकृतिक घटना है या कृत्रिम है? प्राकृतिक है, कभी भी डाउट नहीं होगा इसमें। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। ये कह रहा है, तरंगों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तरंगों की बात कर रहा है। और तरंगे जो होती है ना, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्या है तरंगे, हम ये देखते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी में कंपन, लेकिन मैंने इसलिए लिया इस स्लाइड को ताकि हमें स्पेस मिल जाए। तरंग, किसकी बात कर रहे हैं? तरंग, किसकी तरंग? भूकंप की। ध्यान से, मन से पढ़ना है, भूकंप की तरंग है ना। हालांकि ये डिटेल से पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन मोटे मोटे तौर पे है ना, इसकी स्लाइड है अगले लेक्चर में, लेकिन हम पढ़ लेते हैं यहाँ 1 और 2। भूकंप की जो तरंग है ना, ये भूकंप की तरंग ये 2 प्रकार की है। एक तो भूगर्भ पर आती है, किस पर आती है? और एक धरातल पर आती है। एक तो पृथ्वी के ऊपर आती है जो सब तहस नहस कर देती है, एक अंदर आती है, ठीक है। मुख्यतः ये 2 जो भूगर्भ है उस आधार पर, पृथ्वी के अंदर के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है, एक पी और एक एस, ठीक है ना। पी का मतलब है ये प्राथमिक होती है। कैसी होती है? प्राथमिक, प्राइमरी, ठीक है ना। प्राथमिक तरंग होती है। कैसी तरंग है ये? प्राथमिक तरंग। जबकि ये होती है सेकेंडरी, इसको कहते हैं द्वितीयक तरंग। क्या कहते हैं? द्वितीयक। ये अभी याद कर लेना आप, बहुत मस्त है, इसका डायग्राम दे दूंगा मैं आगे आपको, लेकिन याद कर लेना भूकंप की तरंगें कितनी होती है, महत्वपूर्ण कितनी होती है? 2। भूगर्भ और धरातली। भूगर्भ के कितने पार्ट? पी एस, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक, कुछ ही नहीं है, सिंपल है। जैसे हम भूगोल में उस वाली किताब में हम पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय, वैसे इसमें प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग, इस प्रकार से है ना। तो ये तरंगें होती है। समझे कुछ बात को? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, वापिस उस स्लाइड पे आते हैं हम, है ना। ये देखो, आंतरिक संरचना परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है। ऊर्जा से ही होती है। तरंग का मतलब क्या है? एक लंबी आग सी चलती हुई रेखा है तरंग, और कुछ नहीं है। समझ गए? एक लंबी आग सी चलती हुई रेखा है, जैसे धनुष बाण में आग लगा दी, रामायण आप देखते हैं, वो जा रही है यूं, इस प्रकार से तरंग होती है जो हलचल मचाती जाती है। अब किसी ने धनुष चलाया, भगवान राम ने रावण पर चलाया, वो आग बरसता जा रहा है धनुष, कोई बीच में आ जाता तो उसको भी लपेटे में ले लेती कि नहीं ले लेती। तो इस प्रकार से तरंग होती है, तो हलचल मचाती जाती है और सब कुछ तहस नहस कर देती। देखो सब कुछ बिखर गया। हम तो डूबे जो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। भूकंप ने जो है इमारत जो गिराई, लेकिन कार भी ले डूबा। ऐसी आज के किस काम की, है ना। कार को साइड में छोड़ देते हैं। आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। हर जगह फैल जाती है और भूकंप लाती है। कई जगह भूकंप ज्यादा आता है, कई जगह भूकंप कम आता है। आगे देखते हैं। भ्रंश, पृथ्वी पर कंपन क्यों होता है, अब इसको पढ़ेंगे ना। अभी तो हमने उसको समझा खाली स्लाइड से, है ना। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, अब कैसी बात कर रहा है, देखो आप जानते हैं ना कंपन क्यों होता है। अंदर चट्टानें टकराती हैं, उनमें हलचल होती है और फिर क्या आ जाता है, भूकंप। देखिए कैसे। भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है। भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है। भ्रंश मतलब घाटियां, छोटी छोटी घाटियों के किनारे से यूं लहरा के विसर्प स्थिति। विसर्प स्थिति का मतलब होता है सांप की आकृति में ना। विसर्प आकृति में जो है किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है। भूपरपट्टी, अपनी जमीन, धरातल, मिट्टी, रेत, जहाँ अपन लौटते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं ना, लड्डू बनाते हैं बरसात में, है ना। तो वह वाली भूपट्टी है ना। भूपट्टी में पाई जाने वाली गड़बड़ है ना, गड़बड़ है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है ना, यहाँ से सेटिंग का गड़बड़ है। भूपट्टी में पाई जाने वाली सेले में दरार भ्रंश को वह है अक्ष के दोनों तरफ बोले विपरीत दिशा में गति करती है, उल्टी चलती है, उल्टी पैदा हुई है। पी और एस तरंग जो है ना उल्टी चला करती है।
सारी चट्टानों सारी परतों में भूकंप की तरंगे नहीं आती है। कुछ में तो सारी आती है, कुछ में एक दो आती है, कुछ में बिल्कुल भी नहीं आती। इसको भी हम देखेंगे। उनके आपस का घर्षण उन्हें आपस में बांधे रखता है। आपस का जो घर्षण होता है ना वो चट्टानों को आपस में बांध के रखता है। देखो पहले पूरा बेसिक पढ़ने से आपको ये आसानी से समझ में आ रहा है ना। अब आप सोचे किसको बांधे रखता है? बांधना है किसको? गाय को बांधना है, भैंस को बांधना है ना, बकरी को बांधना है ना, किसको बांधना है? और किससे घर्षण क्या होता है? चट्टानों का घर्षण है। गाय भैंस वाली बात नहीं है ना। दूध पीने के शौकीन हो, दूध किस किस को पसंद है लिखना कमेंट बॉक्स में ना। इससे मुझे पता चलता है आप कितने एक्टिव हो, ठीक है ना। आज किस किस को दूध पसंद है ये कमेंट में लिखेगा, ठीक है ना। लेकिन किस किस को भूकंप समझ में आया वो भी लिखना है। सर मुझे दूध पसंद है और मुझे भूकंप समझ में आ गया है ना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अलग उनके आपस का घर्षण उन्हें आपस में बांधे रखता है। आपस का जो घर्षण होता है कैसे बांधे रखता है? आपस में बांधे रखता है। अलग होने पर घर्षण कम हो जाता है। इसका मतलब पहले जब वो दूर थी तो घर्षण कम था, धीरे धीरे और कम हुआ, लेकिन जैसे टकराती है तो घर्षण बढ़ेगा। मुझे ये बताओ, दो जने दौड़ते हुए आ रहे हैं बहुत स्पीड में, भयंकर स्पीड में, और अचानक से और टकराए तो पहले जो घर्षण था उससे तो ज्यादा ही बड़ा दै भमीड़ भम क्या होता है, खतरनाक चोट लगती है। किसी का सिर फूट जाता है, किसी आंख फूट जाती है, किसी नाक फूट जाता है, फिर ब्लड जो है आने लग जाता है, फिर शरीर बॉडी सुन्न सी हो जाती है। ज़्यादा बॉडी जब सुन्न हो जाती है इसका मतलब घर्षण हाई लेवल पे पहुंच गया। किस पे पहुंच गया? हाई लेवल पे। अलग होने पर घर्षण कम हो जाता है। सेलखंड कुछ समय बाद सरक जाते हैं। सेलखंड, और ये क्या गया सर, इतना खतरनाक शब्द। सेल मतलब पत्थर, सेल मतलब पत्थर, सेल मतलब चट्टान, सेल मतलब चट्टान। कई का लोड नहीं लेना बिल्कुल भी, है ना, नहीं लेना है ना। कोई भी समझ में नहीं आए ना पूछ लेना है तुरंत, है ना, घबराना नहीं है। कहते हैं जो पूछता है ना वो तो एक बार मूर्ख कहलाता है, और जो नहीं पूछता है ना, जो समझ में नहीं आए, वो हमेशा के लिए मूर्ख कहलाता है। तो हमेशा के लिए बनोगे या एक बार के लिए? एक बार के लिए, है ना। सेलखंड कुछ समय बाद सरक जाते हैं। पत्थर जो होते हैं सरक जाते हैं। पत्थर एक जगह रह ही नहीं सकते, आपस में सरकते रहते हैं यूं इस प्रकार से। अपन एक जगह नहीं बैठ सकते थोड़ी देर में। जैसे कोई सवारी पास में बैठी, अपनी सीट पे बैठे, रोडवेज में यात्रा कर रहे हैं, पास वाला आपको ठीक लगा, मूंगफली वगैरह खा रहा है या फिर और चीज़ों के लिए आपका जी ललचला है, धीरे से खिसक के पास में यूं टक करते हैं ना, बड़े खतरनाक छोरे हो तुम, है ना। सेलखंड कुछ समय बाद सरक जाते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशा में चलती है। जानते हैं मेरे भाई, ऊर्जा की तरंगे जो होती है अलग अलग दिशा में चलती है। ऐसे नहीं कि इधर चली और सब एक साथ भाग गई। इसीलिए तो सारी चट्टानों में नहीं पहुंच पाती। इसीलिए तो सारी परतों में जो चट्टानें हैं उनमें पी और एस तरंगे नहीं पहुंच पाती। कुछ चट्टानों में तो ज्यादा, कुछ परतों में तो ज्यादा, और कुछ में कम, और कुछ में बिल्कुल भी नहीं। चट्टानों का घर्षण दूध का दही बना के दही का घी निकालना घर्षण प्रक्रिया है। वैसे चट्टानें जब टकराती हैं तो यहाँ घी नहीं निकलता, यहाँ भूकंप निकलता है। और यहाँ घी वाली वैल्यू वाली चीज नहीं है, यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड वॉर से भी खतरनाक है, विश्व युद्ध से भी खतरनाक है। तो फिर एक सवाल बताओ, दुनिया में पहला भूकंप कहाँ आया? ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से ही पूर्व चाइना में आया। कहाँ आया? चाइना के अंदर आया। और भूकंप के बारे में सबसे अच्छी जानकारी जो देते हैं उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक बोल दो इनका ना, ऐसे रॉबर्ट नहीं करते इसको, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले भूकंप में जानकारी दी। बताओ सबसे पहले भूकंप कहाँ? चीन में, सिडोन क्षेत्र है चीन का, वहां पर आया था। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले। फिर बताया किसने? भगवान जाने, लेकिन आया चाइना में, इतना याद रखना, ठीक है ना। भूकंप किससे नापा जाता है? सीस्मोग्राफ से। किससे? सीस्मोग्राफ से। ये ऐसे कर लेना ना, सीस्मोग्राफ। इसको मिटा ही देता हूं मैं, और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। किससे आता है? सीस्मोग्राफ। इससे तो भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है, कितनी तेजी से चल रहा है, कितनी ऊर्जा है, ठीक है ना, अवधि वगैरह। एक होता है रिएक्टर जो ऊर्जा बताता है। क्या बताता है? रिएक्टर बताता है ऊर्जा, ठीक है ना। ये दोनों ही है, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं इसमें। बताओ वर्षा किससे नापी जाती है? बताया मैंने पहले आपको, रेन गोग से। किससे? रेन गोग से। बताओ समुद्र की गहराई किसकी? समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है? समुद्र की गहराई
फेदोमीटर से। किससे? फेदोमीटर से। आया कुछ समझ में? ठीक है ना, अलग अलग दिशा में चलता है, ठीक है ना, ये हमने समझा। नोट 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब है ना, भूकंप का उद्गम केंद्र जो होता है वह स्थान है जहां से ऊर्जा निकलती है, इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है, तथा भूतल पर ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में पहुंचती हैं। देखो ध्यान से समझ लो, ये पृथ्वी है और इस स्थान से जो है भूकंप शुरू हुआ, उद्गम, यहां से भूकंप का उद्गम हुआ, उद्गम, चलो ठीक है, उद्गम हो गया भूकंप का। उद्गम केंद्र जिसे फोकस कहते हैं हम, जहां ऊर्जा निकलती है, इसे अवकेंद्र के नाम से, जहां से भूकंप का उद्गम हुआ है उसे अवकेंद्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना इसका भाई होता है। देखते हैं इसका भाई कौन सा है। जहां से भूकंप निकला वो क्या कहलाता है? उद्गम, यानी उठना, जहां से उठा है उसको अवकेंद्र कहते हैं। अब इस डायग्राम से समझो, जहां से भूकंप निकला है, जहां से शुरुआत है, क्या है? शुरुआत है, जहां से भूकंप की शुरुआत है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उद्गम। और ये ऊर्जा का स्रोत होता है, सारी ऊर्जा इसी पे टिकी हुई है, सारा खेल इसी पे टिका हुआ, ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है? ऊर्जा का। तरंगें अलग अलग दिशाओं में, तरंग जो होती है ये पहले जान चुके हैं हम, अलग अलग दिशाओं में चलती है। और फोकस यानी कि उद्गम केंद्र, इसको ज्यादा लोड नहीं लेना है, उसको हम एपिक सेंटर बोल देंगे। तो उद्गम जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है। उद्गम जो होता है, उद्गम जो होगा वही ऊर्जा का स्रोत होगा। बताओ, पानी का हमने कुआं खोदा, जहां से पानी निकलता है तो वो पानी का स्रोत है। तो भूकंप जहां से निकलता है तो भूकंप अपने आप में एक ऊर्जा है, और P और S के रूप में इसकी तरंग है। तो ये ऊर्जा का स्रोत है और अलग अलग दिशाओं में चलता है। लेकिन अधिकेंद्र जो होता है वो सबसे पहले तरंग के रूप में आगे आता है और अवकेंद्र से ऊपर है। ये इससे ऊपर है थोड़ा, लेकिन जैसे ही अब आप कहेंगे इससे ऊपर है, तो पहले ये कैसे हुआ? ये हमने बनाया था, यहां उद्गम हुआ भूकंप का, क्या हुआ? उद्गम, ठीक है। अब इससे ऊपर का मतलब है ये इस स्थान पर है, तो ऊपर माना, हम धरातल की ओर है तो ऊपर माना। जैसे ये तरंग यहां से आएगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव, इसको एक्टिव करते हैं ना, ये एक्टिव हो जाएगा। और ये जैसे ही एक्टिव होता है तो ये पहला कहलाता है, इसलिए यहां लिखा है ये सबसे पहले तरंग है। और अवकेंद्र से, किससे? अवकेंद्र से ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। मैंने कहा ना इसका भाई इससे भी महत्वपूर्ण है। बताओ महत्वपूर्ण कौन सा है? ये महत्वपूर्ण। इसका मतलब क्या है? ये दूसरा वाला महत्वपूर्ण नहीं है, शुरुआत यहां से होती है, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत ज्यादा जो है नाश कर देता है, सत्यानाश जिसे हम कहते हैं, हालत खराब कर देता है। तो ये अवकेंद्र है। अधिकेंद्र, अवकेंद्र और अधिकेंद्र है। अवकेंद्र तो वो उद्गम स्थान है और अधिकेंद्र अवकेंद्र से ऊपर है, बस इतना याद रखना। तो ये भूकंप के दो पार्ट थे। तो भूकंप का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने, बेसिक क्या, शानदार ढंग से हमने भूकंप को पढ़ा। भूकंप चट्टानों की कंपन के कारण आता है, चट्टानों में टकराव के कारण आता है। रॉबर्ट हुक ने पहले इसको बताया। सीस्मोग्राफ और रिएक्टर जो स्केल होती है उससे इसको नापा जाता है। सबसे पहले भूकंप चीन में आया, बस यही जानकारी मोस्ट है। भूकंप की तरंगें जो होती है भूगर्भीय और धरातलीय दो प्रकार की होती है। भूगर्भीय P और S तरंग के नाम से, प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राथमिक और द्वितीयक नाम से जानी जाती हैं। भूकंप जो होता है जहां से निकलता है उसको अवकेंद्र कहते हैं, और जो पहले आता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। अवकेंद्र की बजाय अधिकेंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुश हो गए? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शानदार और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मस्त तरीके से कीजिए। जितने भी साथी है सबको शेयर कीजिए, लिंक भेजिए, आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, उनसे करवाइए। और बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जा रही है। आपका जो दायित्व है उसे भी पूरा करना है। क्लास 11th को लेके जो आपको पढ़ाई करनी है, माता पिता की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।